साथियों 7 और 8 दिसंबर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की संभावना बन रही है। कल एक लेटर वायरल हुआ था जिससे इस चीज़ों को थोड़ा क्लैरिटी मिली है। साथ में आज के न्यूज़पेपर में ज़्यादातर न्यूज़पेपरों ने इस चीज़ को कवर किया है और उन्होंने बोला कि 7 और 8 दिसंबर को संभावना है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स होने की। बट यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 7 और 8 को हो रहा है, सिर्फ 8 को नहीं हो रहा। तो यहाँ पे एक नया डाउट निकल के आ रहा है कि पेपर क्या 2 दिन में जब हो रहा है तो क्या नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा? मतलब कोई फॉर्मूला डिसाइड नहीं है नॉर्मलाइजेशन को लेके। और मैंने कल जब वीडियो बनाया था तो मैंने यही चीज़ बोला था, बनाने हो तो मैं 2 बजे दोपहर में वीडियो बना सकता था जब लेटर वायरल हुआ था। बट मैंने समय लेके वीडियो बनाया क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से बात की और समझने की कोशिश की, तो उनको समझ में ये चीज़ आई कि अभी लोग बहुत खुश होके नाच रहे हैं, एग्ज़ाम दिसंबर में हो जा रहा है, दिसंबर में हो जा रहा है, कम से कम एग्ज़ाम लिखने को तो मिल जाएगा, हमारा साल नहीं बर्बाद होगा और आरओ भी हो जा रहा है, बड़ी बात है। कुछ लोग तो इतना बड़े-बड़े वीडियो बना दिए कि यूपी यूपी पीसीएस भी हो जा रहा है, बीपीएससी भी हो जा रहा है, आरओ भी हो रहा है। भाई बीपीएससी तो वैसे भी पोस्टपोन होना है, उसकी कोई गारंटी है ही नहीं। दूसरी बात, यूपी पीसीएस और आरओ की बात कर रहा हूँ, दोनों में नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। आज तक कभी भी यूपी पीसीएस और आरओ में नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। चलो यूपी पीसीएस में इस बार लोग 7-8 की बात कर रहे हैं। चलो आरओ को मैं मानता हूँ, ठीक है, वो यूपी पीसीएस जो एक विशिष्ट कैटेगरी में एग्जाम होता है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, उसमें नहीं आता, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं। बट नॉर्मलाइजेशन जो है 1 दिन में होगा, मतलब 2 पेपर बन जाएंगे। ऑलरेडी उन्होंने पेपर को मर्ज कर दिया है, जो 2 पेपर होते थे उसको 1 पेपर बना के, तो पूरी तैयारी ये है कि 22 दिसंबर को एग्जाम कंडक्ट करा देंगे, 2 पेपर हो जाएगा। तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि 2 घंटे का गैप होगा, उसमें बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं की जा सकती। बट नॉर्मलाइजेशन का एक इशू आएगा, उस पर अभी मैं बात करूंगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ यूपी पीसीएस की। देखो, मैंने जब कल शाम को वीडियो बनाया था तो अभी लोग बोला कि आप सब लोग जो खूब नाच रहे हो, खूब खुश हो रहे हो, पेपर हो रहा है, पेपर हो रहा है, मेरी बात, मेरी भविष्यवाणी सही होगी। बट भाई आपको ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि 7 और 8 दिसंबर को जब पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन का इशू आएगा। 2 पेपर बनेंगे, किसका पेपर आसान बनेगा, किसका पेपर टफ बनेगा? सिर्फ 2 पेपर नहीं बनेंगे, पेपर 4 बनेंगे। एक जीएस का बनेगा, एक सीसेट का बनेगा पहले दिन, एक जीएस का बनेगा, एक सीसेट का पहले दिन बनेगा। 4 पेपर, कितनी वेरिएशन हो सकता है किसी को कुछ नहीं पता। कभी जीएस का पेपर टफ आ सकता है, कभी सीसेट का पेपर टफ आ सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। और नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है ना जिससे कोई फॉर्मूला ही नहीं बना। मैंने कितनी बार बोल दिया, मैंने जीमैट दिया, जीमैट तक में डिसाइड नहीं है कि उनको भी एल्गो नहीं पता किस एल्गो पे वो नॉर्मलाइजेशन करते हैं। कहने के लिए लोग बोल रहे हैं कि बैंक का पेपर होता है, एसएससी का पेपर होता है और बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो नॉर्मलाइजेशन को यूज़ करते हैं। तो डाउट में रहते हैं ना, ये डाउट में रहते हैं, बहुत सारे एग्जाम डाउट में रहते हैं। कितने सारे पेपर लीक होते हैं, कितने सारे पेपर की ट्रांसपेरेंसी का इशू होता है। अभी सीएसआईआर का पेपर लास्ट ईयर हुआ था, 15 दिन पेपर हुआ था, पता नहीं कितने सारे सेंटर्स से पता चला कि सब कुछ सांठ गांठ हो गई थी। तो नॉर्मलाइजेशन क्यों? मतलब ये तो एक विशिष्ट कैटेगरी का एग्जाम है ना, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसी के लिए बनाई गई है, पीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। और एक्ट में भी इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि और एग्जाम से अलग एग्जाम है, ये एक स्पेशल कैटेगरी का एग्जाम है। तो आप क्यों नहीं करवा पा रहे हो एक दिन में एग्जाम? 7-8 का क्या लॉजिक ही नहीं बनता भाई। आप रिक्वेस्ट करो ना, मैं आपसे ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आयोग से, थोड़ा और, जब आपकी बात मान गए हैं सरकार वाले तो थोड़ी सी और रिक्वेस्ट करो ना, एसओपी बढ़ा दें। या फिर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको सेंटर बनाया जा सकता है, इंजीनियरिंग कॉलेज है उनको सेंटर बनाया जा सकता है। शहरों में इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, उनको सेंटर बना सकते हैं, ऐसा नहीं, बहुत सारी जगह होती है वहाँ पे, यूनिवर्सिटीज़ में जगह होती है। या फिर और भी से, अब कभी किसी ने एएफ कैट का एग्जाम दिया एयरफोर्स का, उसको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। एयरफोर्स का जो कैंट मतलब एरिया जो होता है, बटालियन का जोन जो होता है, वहाँ पे जो रूम्स होते हैं या फिर बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, वहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है एयरफोर्स का। किसी कॉलेज में एग्जाम होता ही नहीं, वो अपना जोन जो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑफिसेस हैं, उनको भी अगर सिर्फ एक दिन में एग्जाम कंडक्ट कराना है तो आप करवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको 10 किलोमीटर के रेंज में एग्जाम कंडक्ट करवाना है। तो ये चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं। 2 दिन में बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा है? जो बच्चे, उनको भी अभी तक शायद धीरे धीरे समझ में आने लग गया होगा कि नॉर्मलाइजेशन एक बड़ा इशू बन रहा है। अगर नॉर्मलाइजेशन एक बड़ा इशू बन रहा है तो फिर आप अपनी बात को उठाओ, आप आयोग को लेटर लिखो कि आपको ऐसा नहीं चाहिए भागे भूत को लंगोटी सही। हम अपनी, हमें इज्जत चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भी दे दो भाई कि हम आपका एग्जाम कंडक्ट करा दें कुछ भी। नोटिफिकेशन में तो भाई रूल जब बनाया जाता है तो पहले डिसाइड किया जाता है ना रूल क्या होगा। गेम के बीच में थोड़ी रूल चेंज कर दिया जाता है। ऐसी क्या मजबूरी जो गेम के बीच में रूल चेंज करना पड़ रहा है? गलती आपकी है, आप पीसीएस का पेपर तो लीक भी नहीं हुआ, तो आपने पोस्टपोन किया उसको, आपने मैनेज कर पाया एग्जाम 17 मार्च करवाने को। आपका जो भी मैनेजमेंट सिस्टम था उसने हाथ खड़े कर दिए, तब 17 मार्च को आपने पेपर पोस्टपोन किया। बिना मतलब का आपने 27 अक्टूबर का एग्जाम पोस्टपोन कर दिया। गलतियां आपके साइड से हो रही ना, आप मैनेज से नहीं कर पा रहे हो चीजें, तो हम लोग क्यों, हम बच्चे क्यों भुगते भाई? नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि 150
क्वेश्चन होंगे GS1 में, 100 क्वेश्चन होंगे GS2 जो CSAT का पेपर होता है, एक दिन में पेपर होना है, तो उसमें रूल क्यों बदल रहे हो आप? 2 दिन में पेपर कराने का क्या लॉजिक है? जिसका पेपर टफ आ जाएगा उसके लिए समस्या है, जिसका पेपर ईजी आ जाएगा उसके लिए भी समस्या है, क्योंकि वो भी श्योर नहीं है कि उसका कट ऑफ क्लियर हो रहा है, जिसका टफ है वो भी श्योर नहीं, जब तक रिजल्ट नहीं आता। आपका जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है, जब आंसर की आती है, उसमें भी 4-5 क्वेश्चन तो आप अपने पास लेके रख लेते हो, आप दोबारा दूसरी बार आंसर की आप देते नहीं हो, तो कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो कम से कम पेपर तो एक बनेगा ना। अब 150 प्लस 150 300 क्वेश्चन के एनालिसिस करने बैठो, उसमें 300 पहले दिन 5 क्वेश्चन गलत होंगे, 5 क्वेश्चन अगले दिन गलत होंगे। मतलब कहने के लिए 150 क्वेश्चन होता है, एक्चुअली 145 क्वेश्चन का एग्जाम होता है। 5 क्वेश्चन तो आप डिलीट कर देते हो, फिर अपने जेब में रख लेते हो। तो ये समस्या है भाई, इसको आप लोग समझने की कोशिश करो। जो लोग एग्जाम सीरियसली तैयारी कर रहे हो, इतना समय दिया है ना, तो थोड़ी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि भाई मुझे पर्सनली प्रॉब्लम है नॉर्मलाइजेशन से। लिटरली मेरा टाइम गया है, मैंने जैसे 17 मार्च की तैयारी कर रहा था, मैं 17 मार्च से 27 अक्टूबर हुआ, अब दिसंबर में एग्ज़ाम जा रहा है। तो मुझे ना एक दिन में एग्ज़ाम चाहिए, कुछ भी हो जाए मेरे राइट से, मुझे एग्ज़ाम एक ही दिन में चाहिए। ऐसे बीच में रूल नहीं बदले जा सकते हैं। रूल बदलना है तो कुछ भी बदल दे रहा हो रूल। बीच में बोलोगे भाई मैं तो जीएस का हटा दे रहा हूँ, सिर्फ CSAT से प्रीलिम्स करवा दूंगा, कल को बोलोगे अरे बीच में CSAT हटा दिया। ये क्या लॉजिक है? जब नोटिफिकेशन आता है जैसे ना, उसी दिन से चलता है। ये वैकेंसी अगर नॉर्मलाइजेशन पे जाएगी 2 दिन में जाएगी, तो वैकेंसी जाएगी कोर्ट में, और इसका क्या होगा अब आप ही भगवान ही जाने। इसलिए अगर जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग समझदार हैं, वो आयोग को लेटर लिखें, जिनको समस्या है वो लोग भी आयोग को लेटर लिखें। और आयोग को भी चीज़ समझना चाहिए, एग्ज़ाम एक ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज़ होती है। एक होता है ना कि बच्चों के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, बच्चों को परेशान करने के लिए नहीं कराया जा रहा है। हमारी गलती से पेपर डिले नहीं हुआ है, आपकी गलती से पेपर डिला हुआ है, आप मैनेज नहीं कर पाए हो। इस चीज़ को समझो। रही बात दूसरी ये है कि देखो, पेपर एक टफ बनेगा, एक पेपर आसान बनेगा, फॉर श्योर है। इस पे कोई कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि यार एक लेवल का 2 पेपर कभी किसी भी एग्जाम में, जब जो भी कोई एग्जाम देता होगा यार, कैट का एग्जाम होता है, सुबह अलग शिफ्ट में होता है, शाम को अलग शिफ्ट में होता है, उसका भी पेपर एक जैसा नहीं होता है यार। डिपेंड करता है, वो तो ऑनलाइन पेपर होता है, किसी को पेपर मिलता नहीं, तब भी लोग बोलते हैं यार ये पेपर एक ही होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ एक बनेगी ना ज़्यादा अच्छे से बनेगी। कहने के लिए होता है 4 सेट बनता है, 4 सेट में से कोई एक रैंडम सेट चूज कर लिया जाता है, फिर 4 सेट बनेगा, मतलब 8 सेट बनेगा, सेम सिलेबस, समझ लो कितना, 15 गुणे 8 कितना होता है, 1200 क्वेश्चन बनेंगे। 12 क्वेश्चन एक लेवल कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हो? तो फिर वही उठा के PYQ पूछना शुरू कर दोगे आप, जैसा कि BPSC में देखा गया था। जब उसका एग्जाम हुआ था तो सीधे सीधे आधे से ज़्यादा पेपर PYQ बना बैठा था। शायद महाराष्ट्र नहीं, मध्य प्रदेश का है, उसमें जो क्वेश्चन थे 60 क्वेश्चन सीधा PYQ थे, पड़े हुए थे, एक बुक से उठा के पेपर बना दिया था उन्होंने। फिर ये अलग इशू नहीं आ जाएगा? फिर क्या ट्रांसपेरेंसी रह गई? किसी बुक से सीधा पूरा सेट बना के डाल दे रहे हो, उनका जो मॉडल पेपर है उसको उठा के तो पेपर बना दे रहे हो, या फिर PYQ पूरा पूरा एक साथ रैंडम ना करके सीधे एक ऑर्डर में छापे पड़े हो, तो फिर कैसे हो जाएगा ना, सुष्टापूर्ण पेपर कैसे हो सकता है? तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि भैया नॉर्मलाइजेशन अच्छी चीज़ नहीं है। अभी नोटिस नहीं आया, 17 अक्टूबर तक नोटिस नहीं आएगा, तो 17 अक्टूबर तक आपको अपनी बात आयोग को रखनी है अच्छे तरीके से, एक संवैधानिक तरीके से लेटर लिखिए आप लोग। आप जिसके यूट्यूब चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल पे अपनी बातें रख सकते हो, रील्स वगैरह बना सकते हो, ट्वीट वगैरह कर सकते हो, फेसबुक पे लाइव आके बहुत चीज़ें बोल सकते हो। भाई अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। ऐसा नहीं है ये आयोग के आपकी गला पकड़ लेगा, कोई ऐसा आरोप नहीं लगा रहे आयोग के ऊपर। आप बता रहे हो चीज़ें गलत हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हो, मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आयोग से कि प्लीज़ एक दिन में ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए। समय आपको लेना, थोड़ा सा और समय ले लीजिए, बट एग्ज़ाम एक ही दिन में कराइए। थोड़े से हम लोग एक होता आइडिया भी दे रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी, वहाँ पे भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकती है। कितने रूम है यार, 100 से ज़्यादा रूम है वहाँ पे पड़े हुए। इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, देख लो ना, लखनऊ में कितने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वहाँ उनको यूज़ कर लो। इलाहाबाद में है, हर बड़े शहर में, नोएडा में इंजीनियरिंग कॉलेज भरे पड़े हुए हैं, वहाँ एडजस्ट कर। जो दिल्ली का सेंटर आप आगरा भेजते हो, आगरा ना भेज के तुम नोएडा भेज सकते हो, ग्रेटर नोएडा में पूरा नॉलेज पार्क है, वहाँ पे मैनेज कर सकते हो एग्ज़ाम। कितने बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज हैं यार, 50 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज ग्रेटर नोएडा में, उनको यूज़ कर सकते हो आप। तो एग्ज़ाम एक दिन में कराया जा सकता है, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। और यार इतना बड़ा महाकुंभ जब आप मैनेज कर पा रहे हो, तो एग्ज़ाम कैसे नहीं मैनेज कर पा रहे हो यार? वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो मैनेज करता है ना, वो जो महाकुंभ को मैनेज कर सकता है, करोड़ों से ज़्यादा लोग उसमें आएंगे, उनको जो मैनेज हो जा रहे हैं, तो यार लाख लोग हैं, कुछ चंद चंद लाख लोग हैं, वो भी
50 जिलों में फैले पड़े हुए हैं, उनको क्यों नहीं मैनेज हो सकता यार? बच्चे हैं, आराम से, उनको अपने पेपर से मतलब है, उनका भी ध्यान रखो ना। ऑलरेडी लोग परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, वहाँ पे 2 दिन का एक और आपने दे दिया, बम फोड़ दिया। तो जो लोग भी सुन रहे हैं इस वीडियो को, देख रहे हैं वीडियो को, उनको मैं यही बोलता हूँ कि भैया अभी 17 अक्टूबर तक कोई नोटिस नहीं आने वाला आयोग का। तब तक ना, आज दशहरा हो गया, ठीक है, अब दशहरा एंजॉय के लिए सब कुछ कर लिया, आपको थोड़ा क्लैरिटी भी आ गई होगी कि हर कोई नॉर्मलाइजेशन पे बात करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कल सुबह से, जब क्लियर भी नहीं हुआ था 7-8 दिसंबर को होगा, लेकिन जो हुई है सोई जो राम रच राखा वाला जो ट्वीट वायरल हुआ था, उसी टाइम पे मैंने बोला था कि 7 और 8 जो है वो गलत चीज़ है, हमें नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, हम सिर्फ 8 दिसंबर की बात कर रहे थे। अब नॉर्मलाइजेशन वाला नया फंडा स्टार्ट हो गया और ये इसका बच्चे जो है विरोध करेंगे। आप लोग भी विरोध करिए, जो लोग वीडियो देख रहे हो। देखो यार, अभी मैंने एक वीडियो डाला था कुछ घंटों पहले, उसमें मैंने यही सारी चीज़ें बातें करने की कोशिश की थी, बट इतने बदतमीज़ कुछ लोग हैं, हद से ज़्यादा बदतमीज़ हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता, बस वो जो भी है उसको टारगेट करते हैं। और कमेंट, इसीलिए मैं कमेंट ऑफ करके रखता हूँ, और इसमें भी मैं कमेंट ऑन करके रख रहा हूँ। कोई बदतमीज़ी करेगा ना, तो मैं उसको बदतमीज़ी उसमें निकालना मुझे आती है। ऐसा नहीं कि किसी के बारे में पता नहीं किया, सब कुछ पता किया जाता है। इतना जी आप स्मार्ट बन रहे हो ना कि जो फालतू कमेंट आयोग को जाके लिखो, आयोग को लेटर लिखने की हिम्मत नहीं होती इनकी। सबसे आसान लगता है नाम बदल के कुछ भी रैंडम नाम रख लेंगे, चिंकी मिंकी टाइप का, उसके बाद ट्वीट कर, वो कमेंट कर दिया, क्या जाता है इनका? इतनी हिम्मत है, इतना ही गट फीलिंग है, प्रॉपर ईमेल आईडी डालो ना उसमें, उसके बाद कमेंट करो। फालतू कमेंट करना है, आयोग को कमेंट करो यार। मतलब मैंने करीब उसको 15-20 मिनट कमेंट ऑन किया था, उसमें करीब 20-25 कमेंट आए थे, जिसमें से 18 कमेंट करीब थे वो बहुत अच्छे अच्छे चीज़ थे, उनको इशू था नॉर्मलाइजेशन से। 2 लोग ऐसे थे कि बोल रहे हैं कि मतलब क्या ये अजीब सा शब्द यूज़ कर रहे थे यार। आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग यार। मेरा राइट से मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं अपनी बना रहा हूँ, मैं बनाता रहूँगा। आपको प्रॉब्लम है, मत देखो, सिंपल सा फंडा है, मत देखो। मैं आपसे कोई पैसे चार्ज कर रहा हूँ क्या यूट्यूब वीडियो देखने के? फर्जी कमेंट कर देते हो यार। अभी मैं आपको उल्टा सीधा बोल दूँ, क्या अच्छा लगेगा? तो थोड़ा एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो ना, कोई काम की बात कर रहा है, समझ में आ रहा है ठीक है समझो, नहीं समझ में आ रहा है डिसलाइक करके चले जाओ, अब वीडियो छोड़ दो। फालतू कमेंट करके क्या मतलब है? आपकी कमजोरी दिखती है कमेंट करना। कमेंट करना है तो आपको नॉर्मलाइजेशन से प्रॉब्लम है नहीं, इसमें यस नो करो ना। तब तो वीडियो में यस नो नहीं करोगे, अपना ज्ञान देने चले आएंगे। सबके पास ज्ञान पड़ा है भैया, सब ज्ञान ही है, सब तैयारी करें, समय से तैयारी करें, सबको पता है। तो इशू नॉर्मलाइजेशन है, उसको समझो, उसको बारे में बात करो। जो भी हैं आप, जो रिक्वेस्ट कर सकते हो जिनसे रिक्वेस्ट करो। कुछ रिक्वेस्ट की वजह से चीज़ें जो थी, अगर इतना ही जो कमेंट कर रहे हैं, एक बात बताओ, लोग अगर एक्टिव नहीं हुए होते ना, तो 11 फरवरी वाला जो पेपर था, वो री एग्ज़ाम उसका डेट ना आती, वो पेपर लीक हुआ है ना, कोई प्रूफ ही नहीं कर पाता। वो 11 फरवरी वाला जो आरओ वाला पेपर था, वो लीक है ना, कोई प्रूफ ही नहीं कर पाता उसको। वो तो लोग थे, उस समय भी बहुत गंदे गंदे कमेंट किए जा रहे थे, बट लोग थे, एक्टिव थे, कुछ सीरियस बच्चे थे जिन्होंने अपना समय दिया था आरओ को, क्योंकि 3 साल बाद वैकेंसी आई थी, उन्होंने प्रॉपर टाइम दिया, सब कुछ। वो लोग प्रोटेस्ट पे बैठे, सब कुछ किया उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से। उसके बाद लोगों को अटेंशन मिला, मीडिया अटेंशन मिला, हर चीज़ मिला। उसके बाद पेपर री एग्ज़ाम पे बात आई ना, पेपर कैंसिल किया गया। पीसीएस का भी एग्जाम जब पोस्टपोन हुआ था, तो उसमें भी यही चीज़ें की गई थी ना, लोग बोल रहे थे। तब भी वहाँ पे कुछ ज्ञानी पुरुष थे, अरे एग्जाम कंडक्ट करवा देने दो ना, क्या प्रॉब्लम है, हम तो पढ़ाई में रेडी है, सब कुछ। किसी के खंड मतलब एक प्रीलिम्स भी नहीं निकला होता, बट कमेंट करने आ जाएंगे, हमारा तो सब कुछ रेडी है, सब कुछ रेडी है, रेडी है। रेडी है तो आईएएस क्यों नहीं बनी? पीसीएस का एग्जाम ही क्यों दे रहे हो? यूपीएससी भी दिया होगा ना, क्यों नहीं निकल गया प्रीलिम्स? फालतू बात करने लोग आ जाते हैं, हटाओ इनको। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अपनी बातें ना, जब भी जिसको आप फॉलो करते हो यार, बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे लोग पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं, उन पे जाके अपनी बात रखो कि सर ऐसा ऐसा इशू है। देखो, मुझे भी बोला जाता है, कुछ मेरे जो हैं, जो मानते हैं चीज़ों को, मुझे रिक्वेस्ट करते हैं सर इस पर कुछ अपना बात करिए और वीडियो बनाइए, सब कुछ। तो 5-6 हज़ार लोग इस वीडियो को देखते हैं कम से कम, बाकी देखने तो 8-7 हज़ार तक भी जा सकते हैं। तो वहाँ तक रीच जाता है, तो मैं आप लोगों की बात में जो है ना, इस वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ कि नॉर्मलिस्टिक इशू है। पहले ही बोल रहा था कि एग्ज़ाम दिसंबर में ही होना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। मार्च अप्रैल अच्छी चीज़ नहीं है, वो चीज़ें हुई, बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को बोला। और एग्ज़ाम की जो डेट है, टेंटेटिव डेट जो है, एक बोल सकते हो, अभी क्लियर नहीं हुआ है, जब तक आयोग का प्रॉपर नोटिस नहीं आ जाता है। ये एक वायरल लेटर है, गलत तरीके से वायरल हुआ है। ये जैसे पेपर लीक होता है ना, वैसे लेटर लीक हुआ है,
तो ये भी कहीं ना कहीं आयोग या फिर जो अधिकारी होंगे उनकी गलती की वजह से हुआ है। तो आपका पेपर भी ऐसे ही होता है, लेकिन और कोई रीज़न नहीं है। जब तक आयोग, मोस्ट प्रोबेबली आयोग जो है 17 अक्टूबर को नोटिस देगा, उससे पहले पहले अपनी बातें जो है आप किसी को कमेंट के थ्रू कर सकते हो, प्रॉपर लेटर लिख सकते हो आयोग को कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, इशू हो सकता है, या फिर कोई जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो स्पेस के रिगार्डिंग वीडियो बनाए, वो अपनी बात रखें क्या क्या। अब इससे कुछ मुझे समझ में आता है नॉर्मलाइजेशन को, मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखो, नॉर्मलाइजेशन से क्या होता है, किसी का पेपर अच्छा आ जाएगा, किसी का पेपर टफ आएगा। तो टफ इजी आएगा तो कोई एक्चुअली फॉर्मूला नहीं होता नॉर्मलाइजेशन का, वो एक अपने हिसाब से हर कोई एवरेज गणित बनाता है और उस समीशन होता है जिससे आप लोग मैथ में पढ़ते हो, उस टाइप का वो ले लेगा, एक एवरेज बना देगा, कोई फॉर्मूला बना देगा। बट पेपर जब एक जैसे है ही नहीं, मशीन में क्या है, कोई एक जैसे पेपर किए तो एक जैसे दोनों के मार्क्स कैसे रखते, तो नॉर्मलाइजेशन किस बेसिस पे होगा। और कोई वनडे एग्जाम नहीं है यार लोग साल भर मेहनत करते हैं, ऑलरेडी इसमें 2 साल लग गए हैं इस एग्जाम को, समझ रहे हो। ये जनवरी में नोटिफिकेशन आया था, अभी तक प्रीलिम्स नहीं हुआ है, दिसंबर में भी होगा नहीं होगा कोई, आई डोंट नो कैसे क्या होगा। तो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनका मान लो 2023 वाला प्रीलिम्स नहीं हुआ होगा, जो कि 14 मई 2023 को हुआ था, वो लोग दोबारा लगे होंगे ना इस प्रीलिम्स में, उनका सब कुछ लगे। वनडे एग्जाम नहीं है भाई, थोड़ी सी 2 घंटे में लूसेंट पढ़ लिया, बस 2 घंटे का पेपर दे के चले आए, होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा। ये टेट नहीं है या फिर कोई पेट का एग्जाम नहीं है, ये यूपी पीसीएस का एग्जाम है, उत्तर प्रदेश का सबसे प्रेस्टीज एग्जाम है। और इंडिया के जो सिविल सर्विसेज की बात करें उसमें यूपीएससी के बाद नंबर 2 पे आता है ये, कोई ऐसा रैंडम एग्जाम नहीं है। तो इस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन जो है किसी का आधे नंबर से भी रुकता है, उसको फर्क पड़ता है, उसका समय गया होता है, उसके पैसे गए होते हैं, उसकी एनर्जी गई होती है, और उसको अपने परिवार समाज में जवाब देना होता है कि आपका क्यों नहीं हुआ। कोई जवाब देगा कि सरकार की वजह से मेरा नहीं हुआ, अच्छे नंबर ला के भी पता नहीं क्या नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाओगे वो बाहर हो जाएगा। चलो नहीं बाहर होगा, बट एक मन में दुविधा तो रहेगी, हर कोई यही तो बोलेगा मैंने नॉर्मलाइजेशन की वजह से बाहर हो गया। तो किसी को एक इक्वलिटी नाम की चीज़ होती है, आर्टिकल 14 हम लोग पढ़ते थे, सबको इक्वल प्लेटफॉर्म दो ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी दो ना सबको आगे बढ़ने की, वो जरूरी होता है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। तो अभी आप लोग रिक्वेस्ट करोगे ना, आज 12 तारीख हुई है, कल 13 तारीख हो जाएगी, तो जो लोग कल वीडियो देखेंगे, कल संडे है, वो देख सकते हैं। आज जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, 12-13 तारीख में आराम से आपके पास समय है, अभी छुट्टी भी है, तो अभी कुछ आयोग में कुछ होने वाला नहीं, आप प्रॉपर ईमेल कर सकते हो उनको, ईमेल आईडी आपके पास पड़ी, वेबसाइट से निकाल लेना। बाकी और भी तरीके हैं, उनके थ्रू भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो उनको। तो नोटिफिकेशन निकालने से पहले ना आपकी बातें उनके तक पहुंच जाएगी, तो वो थोड़ा इस पर डिस्कस करेंगे। और जो 17 अक्टूबर तक का समय दिया है, उन्होंने इसीलिए समय दिया है कि आप लोग नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्या सोच रहे हो, क्योंकि उनको पता था कहीं ना कहीं से ये बात तो पता ही चल जाएगी 7-8 दिसंबर, क्योंकि भाई ट्वीट वायरल हो रहे हैं बड़े बड़े लोगों के, चीते टाइप के लोग जो हैं सरकारी नौकरी करते हैं उसके बाद भी सब चीज़ें कर रहे हैं, तो चीते टाइप लोगों के थ्रू ही कहीं ना कहीं पता तो चले जाए, उनको भी पता था, परसों ही आपको पता चल गया था। तो चीते टाइप के लोगों को पता चल जाए, उनको पता है चीज़ें। तो उन्होंने आपको समय दिया है, 1 वीक का समय दिया कि आप अपने मन बोलते नहीं मंथन करो, अपने आप से नहीं बोलेंगे भाई खराब चीज़ है नॉर्मलाइजेशन, उनको भी पता है खराब चीज़ है यार, पंगा हो जाएगा, वैकेंसी कोर्ट में चली जाएगी। कहीं पे भी नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा और रैंडम तुम कुछ भी कर दोगे, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो इसकी वजह से ना, तो अब समय लो, लेटर लिखो, कुछ आपके जो सीनियर होंगे जैसे भी हैं, आप इस फील्ड में नए हो तो उनसे थोड़ा डिस्कस करो, तो वो आपको बताएंगे कि नुकसान क्या होता है नॉर्मलाइजेशन का। जिन्होंने कभी यूपी पीसीएस का पिछले साल के पहले से मीन्स दिया है, और किसी का ऑप्शनल जो है ह्यूमैनिटेरियन वाले सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, और किसी का मैथ और केमिस्ट्री फिजिक्स हो गया, उसमें फ़र्क होता है, ठीक है। तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि मैथ और केमिस्ट्री फिजिक्स वाले के अच्छे मार्क्स आएंगे, और जो पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री वाला, उससे कम मार्क्स आते हैं। कहने के लिए वो नॉर्मलाइजेशन करते हैं, बट क्या ही करते तो भगवान जाने, क्या ही स्केलिंग होती थी, इसी वजह से ऑप्शन हटाया गया। तो ये चीज़ यहाँ पे भी होने वाली है, मेन से तो ऑप्शन हट गया, प्रीलिम्स में आ गया ये नॉर्मलाइजेशन। तो इससे किसी को समस्या ना हो, ऐसा ना हो बाद में रिग्रेट हो कि यार हम उस समय बात कर लेते, अपनी अपनी यार अपनी बात करने में क्या जाता है, कोई तुम्हारा गला काट देगा क्या। हम किसी पर आरोप थोड़ी लगा रहे हैं, हम बता रहे हैं भाई हमारे हिसाब से नॉर्मलाइजेशन अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि प्रीवियस रिकॉर्ड रहे हैं, बाकी जो बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन कहीं ना कहीं इशू होता है, लोग उस पर बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन अच्छी चीज़ नहीं है। उनको नहीं पता है कि वो अच्छा मार्क्स ला रहे हैं, उसके बाद उनके मेरिट से क्यों बाहर हो जा रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे भी है।
तो नॉर्मेशन से तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि एग्जैक्ट किसी को पता ही नहीं चलेगा प्रीलिम्स एग्जाम देने के बाद कि हमारा प्रीलिम्स निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि 7-8 दिसंबर के बाद 14 दिन बाद जो है आरओ का एग्जाम है। तो हर कोई संशय में रहेगा अनटिल अनलेस के 140 नंबर आ रहे होंगे। हर कोई संशय में रहेगा कि यार मेरा प्रीलिम्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो 3 दिन ना वो यूट्यूब पे ही सर्च करता रहेगा कट ऑफ क्या जा रहा है और नॉर्मेशन कैसे एडजस्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो वो 7 तारीख वाला भी कट ऑफ देखेगा, 8 तारीख वाला भी कट ऑफ देगा। उसके बाद अपने को भी अंदाजने की कोशिश करेगा मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। उसका 8, 9, 10 कम से कम 3 दिन जाएगा और एंड में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उसका जो 14 दिन आरओ के लिए बचते हैं उसमें 3 दिन तो सिर्फ इसी में जाएगा और थक हार के ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर उसके बाद आरओ में लग जाएगा। क्या ही करेगा जब तक तो उसको क्लैरिटी नहीं है मेरा प्रीलिम्स निकल रहा है। और प्रीलिम्स का जो रिजल्ट शायद नेक्स्ट ईयर ही आएगा अगर 7-8 दिसंबर को एग्ज़ाम होता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद ना थोड़ा समय लेंगे ये लोग। क्योंकि पहले क्या होता था एक ही आंसर की से प्रॉपर एक ही जो ओमार सीट होती थी उसको एडजस्ट कर लेते थे। बट अभी 2 दिन एग्जाम हुए हैं, 2 अलग अलग ओमार सीटें बनी हैं, उनको एडजस्ट करेंगे। फिर इनका कट ऑफ निकालेंगे 7 तारीख वाला, फिर 8 तारीख वाला कट ऑफ निकालेंगे, फिर जो उनके पास फॉर्मूला होगा उससे एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, फिर फाइनल कट ऑफ निकालेंगे, फिर उसके बाद मेरिट निकालेंगे। पता नहीं कैसे करेंगे, तो वही लोग जाने। 2-2 आंसर की आएंगी, पता नहीं कैसे क्या होगा, दे नोस, आई डोंट नो। तो एक इशू बनेगा और इससे डिले भी चीज़ें होंगी। तो मीन्स का जो मैंने बताया अप्रैल में पता नहीं होगा नहीं होगा, पर चांसेस यही अप्रैल में सब कुछ हो जाएगा। तो चीज़ें प्रीलिम्स का रिजल्ट आने में डिले होगा, तब तक आपको संशय बना रहेगा। आर पता नहीं कैसे आप एडजस्ट कर पाओ, फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसी समस्याएं ना हो तो आप अभी रिक्वेस्ट कर सकते हो आयोग से कि प्लीज़ इस पर आप बात करिए, कंसर्न है इस पर देखिए। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। और एक साइकोलॉजिकली अभी से प्रेशर बन जा रहा है ना कि पेपर टफ आएगा, मेरी किस्मत क्या है, टफ आएगा इजी आएगा, टफ आएगा इजी आएगा। अभी से एक साइकोलॉजिकल, जब जिस एग्जाम की आप तैयारी करने जा रहे हो उसी में आप संशय में बैठे पड़े हो कि यार मेरा पेपर टफ आ गया तो मेरा पेपर इजी आ गया, भगवान से भगवान 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 मेरा पेपर 8 तारीख वाला हो जाए, मुझे फ़ायदा मिल जाए, भगवान 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 मेरा 7 तारीख वाला पेपर हो जाए। तो वही है कि एक इशू है, संशय बना हुआ है, पेपर कैसा आएगा किसी का वो भी एक इशू है। और नॉर्मेशन में कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं जिससे प्रॉब्लम आएंगी, और पेपर लीक होने के भी चांसेस है। नेक्स्ट डे पेपर लीक हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा तो ढिलाई हो जाएगी ना पहले दिन पेपर होने के बाद। और एक और समस्या है, जो नेक्स्ट डे पेपर लीक है उसको थोड़ा एडवांटेज मिलेगा पहले दिन वाला, क्योंकि उसको एक एनालिसिस करने का समय मिलेगा। और ऐसा कोई फालतू लोग नहीं होते जो पीछे से लिखते हैं, इतना समय होता है उनके पास कि वो इतना समय, सफिशिएंट समय एक दिन का, कि वो पूरा एनालिसिस कर लेंगे और 5-6 क्वेश्चन का कम से कम एक्स्ट्रा एडवांटेज लेके जाएंगे 8 तारीख वाले। तो एक इशू वो रहेगा। उसके बाद आप आंसर की देखोगे जो आती हैं यूट्यूब वगैरह पे, कोचिंग वाले निकालते हैं, उसमें भी आप श्योर नहीं हो पाओगे आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 3-4 दिन उसमें बर्बाद होगा, इसकी वजह से आपका आर बर्बाद होगा। प्लस यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो भी डिले होगा नॉमिनेशन। तो इशू ही इशू है, और जिसका नहीं होगा वो लोग कोर्ट जाएंगे। तो इशू ही इशू है। तो इशू से बचने के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हो आयोग से कि सर एक ही दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट कराओ, अच्छे तरीके से कराओ। आप ऑप्शन भी लिख सकते हो कि सर इनके आप यूनिवर्सिटी को यूज़ कर सकते हो, आप इंजीनियरिंग कॉलेज को यूज़ कर सकते हो, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं उनको यूज़ कर सकते हो। जैसे कैंट वगैरह के एरिया होते हैं, वहाँ बड़े बड़े हॉल्स होते हैं पड़े हुए, वहाँ पर उनको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। बहुत सारे ऑडिटोरियम होते हैं, उनको यूटिलाइज़ किया जा सकता है एग्ज़ाम वगैरह के लिए। रिक्वेस्ट ही तो करनी है ना। तो अगर सच में गवर्नमेंट करवाना चाहे तो एक दिन में क्यों एग्जाम नहीं करवा सकता भाई अच्छी तरीके से। इतना बड़ा कुंभ मेला जो मैनेज कर लेते हैं, इतना बड़ा इलेक्शन, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो रहा है, उसको जो मैनेज हो जा रहा है, तो क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो बस वही है कि उनके कानों में बातें पहुंच जाएं, वो यही चाहते हैं, इसलिए 7 दिन का समय दिया उन्होंने, 17 अक्टूबर तक का समय मांगा उन्होंने। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने जिलाधिकारी को भी चीज़ें बोलोगे तो वो लोग भी इस चीज़ को कन्वे कर सकते हैं कि भाई ऐसा बच्चे बोल रहे थे, एक प्रॉपर लेटर लिखा है। तो अपने जिलाधिकारी को भी, क्योंकि जिलाधिकारी के थ्रू उनको मीडियम कम्युनिकेशन होने वाला है कि सेंटर अवेलेबल्स हैं कि नहीं। तो अभी आप अपने जिलाधिकारी से मिल सकते हो प्रॉपर लेटर के थ्रू, सर ऐसे इशूज़ हैं, सर मैम जो भी हूँ इशूज़ हैं और हम लोग चाहते हैं एग्ज़ाम एक दिन में हो, नॉर्मलाइजेशन के आप 4-5 इशू मैंने गिना उनको बता सकते हो। तो वो उसी जब वो उनको रिपोर्ट देनी होगी आयोग को कि सेंटर अवेलेबल है नहीं, तो ये चीज़ भी आप उनको बता देंगे कि भाई ऐसा बच्चे बोल रहे थे कि ये इशू नॉर्मलाइजेशन के लिए आ सकता है। पब्लिक सर्वेंट से हमारी सेवा के लिए है ना, तो हम ये चीज़ें बता सकते हैं। तो आई होप मैंने काफ़ी कुछ आपको बता दिया नॉर्मलाइजेशन के लिए। मैं कमेंट बॉक्स ऑन रखूँगा, आपको सही से मैसेज करना है कि आपको सच में नॉर्मलाइजेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको क्या इशू हो सकते हैं नॉर्मलाइजेशन से, आप वो लिख सकते हो, आप क्या करने वाले हो वो लिख सकते हो। और पढ़ाई तो आपको करनी है, उसमें कोई डाउट नहीं। एग्ज़ाम दिसंबर में ही होगा, चाहे एक दिन में एग्ज़ाम हो चाहे 2 दिन में एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम दिसंबर में ही होगा। तो पढ़ाई करते रहना है,
बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ाई में कोई चूक नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच।